हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, या और कोई भी एग्जाम जिसमें आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? ठीक है, यहाँ पर जो है ये कौन सा यहाँ पर लवण ऐसा है जिसमें क्रिस्टल जल का क्रिस्टल नहीं है? तो नीला थोथा, बेकिंग सोडा, धवन सोडा या जिप्सम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आप लोगों को जो है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे यहाँ पर नीला थोथा बोल रहा है दोस्तों, तो नीला थोथा का जो है आपका ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? तो नीला थोथा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ पर जो जल का क्रिस्टल है ये कितना है? 5 इसमें क्रिस्टल मौजूद होता है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद बेकिंग सोडा, इसका जो आपका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो इसमें जो है जल का क्रिस्टल मौजूद नहीं होता, यानी जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बन जाएगा। उसके बाद हम लोग धवन सोडा को भी देख लेते हैं। धवन सोडा जो होता है दोस्तों, ये NO2CO3 इंटू 10H2O। तो इसमें जो जल का क्रिस्टल मौजूद है ये कितना जल का क्रिस्टल मौजूद है? तो 10 क्रिस्टल मौजूद है। उसके बाद जिप्सम का क्या होता है दोस्तों? तो CuSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, जिप्सम में कितना जल का क्रिस्टल मौजूद होता है? तो 2 मौजूद होता है। तो अगर ये सारे आपको फॉर्मूला याद है तभी जो है यहाँ पर आप जल का क्रिस्टल बता सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए सारे फॉर्मूला को आप एक जगह लिख लीजिए। नीला थोथा में कितने जल का क्रिस्टल मौजूद होता है? 5 होता है। धवन सोडा में 10 होता है, और आपका जिप्सम में जल का क्रिस्टल 2 होता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा बेकिंग सोडा। इसको हम खाने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको त्वरण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्वरण क्या होता है? चेंज इन वेग। ठीक है, V-U/T, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। तो ये 5 सेकंड में कितना हो रहा है दोस्तों? 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, यानी जो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना बन रहा है? 10 बन रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 5 था, और टाइम कितना ले रहा है? 5 सेकंड। तो 10 में से 5 गया, 5 मतलब 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आप दोस्तों जो यूनिट है उसको भी याद रखिए। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे में बौनेपन निम्नलिखित में से किस उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो पौधे का जो बौनापन है दोस्तों ये किसके द्वारा उपचारित किया जाता है? ऑक्सिन, साइटोकैनिन, जिब्रेलिन या एथिलीन। तो पौधे का जो बौनापन है इसको दोस्तों हम जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा जो है कंट्रोल करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो 3 ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑक्सिन, साइटोकैनिन और एथिलीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पादप हार्मोन है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखिए। जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए ऑक्सिन हार्मोन, तो ऑक्सिन हार्मोन जो पौधे में किस रूप में हेल्प करता है? तो ऑक्सिन हार्मोन जो तो ये पौधे का जो तना और जड़ की वृद्धि में हेल्प कौन करता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, अगर बोला जाए तना और जड़ की वृद्धि में कौन हेल्प करता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। उसके अलावा ये दोस्तों आपका जो है किसमें? तो बीज रहित फल के उत्पादन में। ठीक है, बीज रहित फल के उत्पादन में भी जो है ऑक्सिन हार्मोन का यूज होता है। उसके बाद ये किस लिए? तो पत्तियों के झड़ने में, पत्ती जो झड़ जाता है तो उसके झड़ने में भी ये ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। तो ये तीनों को याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जड़ और तना की वृद्धि में कौन हेल्प करता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। उसके बाद ये साइटोकाइनिन हार्मोन किस में यूज होता है दोस्तों? तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये कोशिका विभाजन में, पौधे के कोशिका विभाजन में किसका यूज होता है? कौन से हार्मोन का? तो ये कोशिका विभाजन में यूज होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन
साइटोकाइनिन किस लिए, तो पौधे की कोशिका विभाजन में। उसके बाद ये एथिलीन, ये दोस्तों पौधे में गैस के रूप में उपलब्ध एकमात्र हार्मोन। अगर पूछा जाए कि पौधे का कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है तो ये एथिलीन हो जाएगा। और आप लोगों को पता है जो नेचुरल रूप से जो फल पकता है, नेचुरल रूप से जो फल पकता है उसमें कौन सा जो हार्मोन हेल्प करता है, तो ये एथिलीन। ठीक है, तो फलों को पकाने में कौन सा आपका हार्मोन यूज होता है, तो फलों को पकाने में लिए आपको एथिलीन हार्मोन का यूज होता है। तो ये सारे हार्मोन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप एक जगह लिख कर याद कर ले। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन तना और जड़ के वृद्धि में, साइटोकाइनिन हार्मोन आपका कोशिका के विभाजन में, जिब्रेलिन हार्मोन आपके पौधे में बौनेपन के लिए, और एथिलीन जो है ये फलों को पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एग्स है, ये एग्स जो ओवरी से वोम में, ये कोख को क्या बोलते हैं इंग्लिश हम लोग, तो ये क्या बोला दोस्तों, ओवरी से वोम तक ले जाने में किसके हेल्प से लाया जाता है, तो ये किसके हेल्प से लाया जाता है, इसे हम कहते हैं डिम वाहिनी यानी ओविडक्ट, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओविडक्ट के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप दोस्तों कि जो आपका एक्स है, एक्स को हम ओवरी से वोम तक लाने के लिए कौन हेल्प करता है, तो एक्स को जो है ओवरी से वोम तक लाने में जो हेल्प करता है वो दोस्तों ओविडक्ट होता है। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पॉइंट याद कर लीजिए, जैसे आपका ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि आपका जायगोट का निर्माण कहाँ पर होता है। जायगोट का निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है दोस्तों, तो जायगोट का निर्माण जो है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में जो है जायगोट का निर्माण होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद करके लिख लीजिए कि जायगोट का निर्माण कहाँ पर होगा, तो फैलोपियन ट्यूब में होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आपका अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मादा के गर्भाशय में मादा के गर्भाशय में जो है बच्चों का पोषण किसके द्वारा होता है। मादा के गर्भाशय में जो है बच्चों का पोषण किसके द्वारा होता है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा होता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो है बच्चे का पोषण होता है। जब बच्चा मादा के पेट के अंदर होता है या गर्भाशय में होता है तो उस समय जो है बच्चे का पोषण किसके द्वारा होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ये दोनों जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी और रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है, तो आप लोगों को पता है जिसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है, लेस देन 7 होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों, तो लेस देन 7 वाला आपका क्या होता है, तो ये आपका अम्ल होता है। पीएच वैल्यू जिसका 7 होगा वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, और पीएच वैल्यू जिसका 7 से बड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पीएच वैल्यू जिसका 7 से बड़ा होगा वो आपका कहलाएगा क्षारीय। तो यहाँ पर आपका 7 से बड़ा पीएच वैल्यू किस में, तो H+ आयन 1 × 10⁴ मोल, तो ये नहीं बनेगा। H+ आयन 1 × 10⁻⁻n, तो ये बराबर में, ये भी बराबर में, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। H का आयन जो है आपका ग्रेटर देन में आपका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। ठीक है, ये कोई आपका वृत्ताकार पथ है और इस पर कोई हम बॉडी को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉडी पर घूमते हुए जो है उस वस्तु पर कितना कार्य किया होगा ये पूछ रहा है। तो आपको W = पता है Fs × cos थीटा। ठीक है, तो कोई वृत्ताकार पथ पर जो है cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो कोई वृत्ताकार पथ पर जो है cos थीटा का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ जो वर्क डन हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपातिक मान होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का अनुपातिक मान क्या होगा, तो आपको ये पता है कि छोटा g का जो वैल्यू होता है ये दोस्तों g m/r² होता है। ठीक है, m/r², तो ये r यहाँ पर g ये क्या है, मेरा कांस्टेंट है, तो g का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, तो m/r² का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुपातिक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो m/r के बराबर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में है, मतलब जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये इसका नेचर कैसा है, ये अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या उभयधर्मी होगा। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों ये कैसा इसका नेचर होगा,
तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये दोस्तों उभयधर्मी नेचर का होगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ और पॉइंट को याद रखिए, जैसे दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, या आपका लेड पीबी का ऑक्साइड हो गया। ये तीनों का जो है याद रखिए, ये तीनों का जो ऑक्साइड बनेगा हमेशा कैसा ऑक्साइड होगा, तो एल्युमिनियम, जिंक और पीबी का जो ऑक्साइड बनेगा दोस्तों ये कैसा ऑक्साइड बनेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड बनेगा। ये आप एक कहीं कोना में लिखकर इसको रख लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो इसे आप लिखकर याद कर लीजिए कि एल्युमिनियम, जिंक और पीबी का जो ऑक्साइड बनेगा वो कैसा बनेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद आप याद रखिए, जैसे आपका क्या क्षारीय में तो कॉपर और मैग्नीशियम का जो है दोस्तों जो ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा, तो क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। कॉपर और मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 2023 में हुआ था उसमें ये पूछा हुआ है। तो कॉपर और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड कैसा है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। उसके बाद आपका CO2 और SiO2 जो है ये कैसा जो है ऑक्साइड है, तो ये आपका अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। CO2 और SiO2 ये कैसा ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड है। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी और रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये सारा जो है ऑक्साइड का प्राकृतिक बता दिए, इसे आप नोट डाउन करके रख लीजिए, आपको ये आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो कोशिका विभाजन में कौन हेल्प करता है दोस्तों, तो विभेदक, स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम या पैरेन्काइमा। तो कोशिका के विभाजन में दोस्तों जो हेल्प करता है ये विभेदक यानी मेरिस्टेमेटिक कहते हैं इसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसका इंग्लिश में नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। तो पौधे के ऊतक, कौन सा पौधे का ऊतक जो कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। तो इसे याद रखिए, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तो ये पौधा में जो है ये कोशिका विभाजन करने में हेल्प करता है। और कोशिका विभाजन के वजह से क्या होता है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन के वजह से ही जो है चौड़े जो है पौधे जो है वो अपने तने में वृद्धि करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं और अपने मोटाई में वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का MT लिखते हैं हम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हमको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल ये क्या है दोस्तों, तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाया जाता है। जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाया जाने वाला टिश्यू कौन है, तो जड़ और तना के शीर्ष भाग में पाए जाने वाला जो टिश्यू है ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और ये किस में हेल्प करता है, तो ये पौधे का जो है लंबाई के वृद्धि में, जो लंबाई को वृद्धि करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पौधे को लंबे होने में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है, तो एपिकल टिश्यू हेल्प करता है। उसके बाद इसका जो दूसरा वाला भाग है इसे हम लोग कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये जड़ और तना के पार्श्व भाग में पाया जाता है, ठीक है। जड़ और तना का जो किनारे वाला भाग होता है या पार्श्व भाग होता है उसमें पाया जाता है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में हेल्प करता है, तो ये जो आपका तना होता है ना उसके मोटाई में, मतलब ये जो आपका लकड़ी है ये कितना मोटा होगा, जैसे आम का पेड़ काफ़ी मोटा नज़र आता है या कुछ पौधे कुछ पतले होते हैं, तो ये तना का जो मोटाई है, मोटाई में कौन हेल्प करेगा, मोटाई और उसके चौड़ाई में बढ़ने में कौन हेल्प करता है दोस्तों, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है। उसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट होता है दोस्तों इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो पौधे के नोड बनते हैं और इंटर नोड होते हैं वहाँ पर होता है। पौधे के नोड और इंटर नोड में ये पाया जाता है। और ये किस में हेल्प करता है, तो ये शाखाओं और तनों के, मतलब उसका जो ब्रांचेस निकलता है, देखिए कुछ पौधे में काफ़ी सारे ब्रांच निकलते हैं, तो ब्रांचेस के बढ़ने में कौन हेल्प करता है, तो ब्रांचेस के बढ़ने में जो आपका दोस्तों करता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये तीनों टिश्यू को आप एक जगह लिख लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या होता है दोस्तों, तो ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कोशिका विभाजन के कारण ही जो है पौधे का जड़, तना और ब्रांचेज में जो है वृद्धि होता है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है आपका 3 प्रकार का होता है।
मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन प्रकार का हो गया। एक तो आपका एपिकल हो गया, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा हो गया आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू और तीसरा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब ये एपिकल वाला क्या है दोस्तों, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, जड़ और तना के शीर्ष भाग में, मतलब ऊपर में, और ये लंबाई में वृद्धि करने में हेल्प करता है। लेटरल कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो ये जड़ और तना के पार्श्व भाग में, और ये मोटाई और चौड़ाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। और इंटरकैलरी ये कहाँ पर जाता है, तो ये नोड और इंटरनोड के पास पाया जाता है, और ये शाखाओं में वृद्धि करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो गतिशील यानी जो आपका गतिशील जीवाणु के कोशिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो गतिशील जीवाणु के कोशिका को हम लोग नर युग्मक कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्या पर आधारित है। तो कौन सा जो है पीरियोडिक टेबल था जो आपका एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। एटॉमिक नंबर पर बेस्ड जो पीरियोडिक टेबल था दोस्तों, ये आधुनिक आवर्त सारणी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी या आधुनिक पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो मोसले को कहा जाता है। ठीक है, मोसले ने जो अपना जो तत्वों का वर्गीकरण किया था किसके आधार पर किया था, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर किया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो पीरियोडिक टेबल का जो जन्मदाता है दोस्तों, ये मेंडलीफ को कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है। और इन्होंने जो अपना तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया था, तो ये एटॉमिक मास के आधार पर जो है ये तत्वों का वर्गीकरण किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाया जाता है। तो कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाया जाने वाला धातु कौन है दोस्तों, तो ये पारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है दोस्तों, तो ये सूर्य हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकता है, क्योंकि उनमें निम्न से कौन सा गुण पाया जाता है। तो धातुओं को अलग अलग आकार देने का जो गुण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आघात वर्धनीय और तन्यता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि निम्न से क्या है। तो ध्वनि क्या है दोस्तों, तो ध्वनि एक तरंग है, और ये किस तरह का तरंग है, तो मैकेनिकल तरंग है, यानी यांत्रिक लहर है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्वनि तो दोस्तों ये किस में आएगा, तो ये दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग में आएगा। मैकेनिकल में भी कौन सा, तो अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्वनि किस में, तो अनुदैर्ध्य तरंग, ये भी याद रखिए ध्वनि कैसा अनुदैर्ध्य तरंग है। उसके बाद जो दोस्तों 20 हर्ट्ज के ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसरव तरंग। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम लोग कहते हैं अपसरव तरंग। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के ध्वनि को हम लोग कहते हैं श्रव तरंग। और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा के ध्वनि को हम लोग कहते हैं प्रासराव तरंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को याद रखिए। ध्वनि को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो ध्वनि को हम लोग डेसीबेल में मेजर करते हैं। ठीक है, ध्वनि को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो डेसीबेल में। ठीक है, उसके बाद ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक दोस्तों ठोस में होता है, और सबसे कम कहाँ पर होगा, तो आपका गैस में होगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ पर, ठोस में, और सबसे कम गैस में। और शून्य कहाँ पर होगा, तो निर्वात में जो है ध्वनि का चाल शून्य होता है। ठीक है, ये बात को याद रखिए। उसके बाद याद रखिए जो डीबी है जो है ये किसको मेजर करता है, ध्वनि की मात्रा को मेजर करता है। डीबी अगर 30 डीबी तक रहा तो ये आपका नरम जो फुसफुसाहट वाली बोली है 30 डीबी तक। आम बोलचाल की भाषा कितनी डीबी तक होती है, तो आम बोलचाल की भाषा ये 45 से 55 डीबी तक होता है। और अगर पूछा जाए कि दोस्तों कि जो शोरगुल है वो 70 से 80 डीबी तक का होता है। शोरगुल कितना, 70 से 80 डीबी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बल क्या है दोस्तों, फोर्स। बल क्या है, तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन का जो है प्रोडक्ट होगा बल। संवेग क्या है दोस्तों, पी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू जो आपका वेलोसिटी है उसका जो प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग संवेग कहते हैं। और गति क्या है दोस्तों, स्पीड हो गया डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस कितने परमाणु का है दोस्तों, तो ये 4 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 नैनोमीटर क्या है। तो 1 नैनोमीटर 10 का पावर -9 होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलती से इसमें डाला गया है, तो यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्थिक कार्य विभाग, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो जिसके वजह से जो है शोर ज़्यादा हो रहा है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।